मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अभी तक हमने इस 5वें चैप्टर में दो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा जिन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने के बारे में विचार किया। पहला वैज्ञानिक हमारे पास था डॉबेराइनर, दूसरा वैज्ञानिक था न्यूलैंड्स। डॉबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया था, यानी कि 3-3 का जोड़ा बना करके उसने काम करना शुरू किया था। न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया था, 8-8 का जोड़ा बना करके उसने काम करना शुरू किया। अब आगे है हमारे पास मेंडलीफ की आवर्त सारणी। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार हो जाने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उसके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी वैज्ञानिक डमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्मों, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। तो ये जो वैज्ञानिक है मेंडलीफ यानी डमित्री मेंडलीफ, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ये सन 1834 में 8 फरवरी 1834 को इसका जन्म हुआ। रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोल्स्क स्थान में हुआ। आरंभिक शिक्षा के बाद अपनी मां के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज को उन्होंने मां को समर्पित करते हुए लिखा, उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। तो उनके प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। तो किस प्रकार से मेंडलीफ ने आवर्त सारणी खोजी, किस प्रकार से व्यवस्थित करने के बारे में विचार किया। तो कहते हैं जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तो उस जमाने में 63 तत्व मौजूद थे। 63 एलिमेंट्स उस जमाने तक मौजूद थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध का अध्ययन किया। यानी उन्होंने जो परमाणु द्रव्यमान था तत्वों का और उनके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म थे उनके बीच में किस प्रकार के रिलेशन बनते हैं, इस बारे में अध्ययन करना शुरू किया। तो रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो जब मेंडलीफ तत्वों के गुणधर्मों के बारे में विचार कर रहा था, गुणधर्मों के बारे में अध्ययन कर रहा था, रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, तो उसने अपना ज़्यादातर ध्यान इस बात पर लगाया कि ज़्यादातर तत्व ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार की रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार की रिएक्शन कर रहे हैं। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन पर इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय है तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते। तो कारण भी बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों चुना उसने, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज़्यादातर तत्वों के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, साथ में यौगिक बनाते हैं। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। यानी जो बेसिक प्रॉपर्टी मानी गई, ये मानी गई कि कोई सा तत्व हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, उस बात को लेकर के आगे बढ़ना है। तो उस वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस बात का डिसाइड किया कि वो किस बात पे ज़्यादा महत्व देने वाला है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करेंगे उन पे वो ज़्यादा महत्व देने वाला है। फिर उन्होंने क्या किया भाई, 63 तत्व मौजूद थे, उसने 63 कार्ड लिए
और 63 कार्डों पर अलग अलग तत्वों के गुण धर्मों को लिखा। यानी हर एक कार्ड पर ये लिख दिया भाई, जैसे मान लो ऑक्सीजन है या कोई और तत्व है, तो उस कार्ड पर उस तत्व का नाम लिख करके उसका परमाणु द्रव्यमान लिख करके और उसके गुणों के को लिख दिया, और गुणों को लिख करके एक दीवार पर वो लगाता गया, चार्ट सा बन गया एक पूरी दीवार के ऊपर। तो कहता है फिर आगे, उन्होंने समान गुण धर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा उन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। तो जिनके गुण एक जैसे थे, जिनके गुण मैच हो रहे थे, उसने उनको दीवार पर लगाना शुरू किया। अब दीवार पर किस तरीके से लगाया? उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। यानी वो जब दीवार पर लगा रहा था समान गुण धर्मों वालों को, भाई पहली लाइन में उसने जिनके एक जैसे गुण है वे लगा दिए, उससे अगली लाइन में सेम गुण वाले लगाए, उससे अगली वाली लाइन में उसके जैसे सेम गुण वाले लगाए। तो इस प्रकार से वो लगाता जा रहा था। अब स्टार्टिंग में उसके मान लो टोटल 63 में से भाई 5 तत्व ऐसे थे जिनके एक जैसे गुण हैं, पहली लाइन में रख दिया। फिर अगले में एक जैसे वालों के 4 हैं, तो उसको इस तरीके से रखता चला गया वो। तो क्या पाया उसने ये पाया कि जब वो रखता जा रहा है इस तरीके से, तो उसने उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पहले सबसे छोटे वाले को रखा, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को। तो उसने ये पाया कि सारे के सारे जो है ना सारणी सिक्के टाइप का बन रहा है। मान लो पहले वाला यहाँ उसने रखा, फिर उससे अगले परमाणु द्रव्यमान का ये, तो यूं परमाणु द्रव्यमान वाले वो रखता चला गया। उसने देखा कि जो पहले नंबर पे है कुछ टाइम बाद वैसे ही गुणों इसके जैसे गुणों वाला वापस आ रहा है, तो वहां से उठा करके उसने इसको इसके नीचे लगा दिया। फिर जिसके इस टाइप के गुण है, इसके बाद यहाँ वो रिपीट हो रहा था, उसने वहां से उठा करके उसको भी इसके नीचे लगा दिया। इसी तरीके से इसके गुणों जैसे वाला और आगे रिपीट हो रहा था, तो उसको उठा करके यूं लगाता गया चला गया। तो यूं देखने पर तो सारणी में इस प्रकार से उसकी सारणी बनती चली गई। ठीक है, जो जो रिपीट होते जा रहे थे उसने उनको एक ही लाइन में रखता जा रहा है। जो उनसे अगले इसके जैसे गुण है तो उनको एक ही लाइन में रखता जा रहा है। फिर उसने ये भी चेक किया कि जब परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है, मान लो पहले का परमाणु द्रव्यमान 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 4 है, चौथे का 4 है, ठीक है, तीसरे का 4 है, इस तरीके से वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है तो वो गिनतियां जो बढ़ रही हैं इसमें, मान लो यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 4, तो इस तरीके से जब ये गिनतियां बढ़ती जा रही हैं तो उसने ये देखा कि जो मैं सारणी बना रहा हूँ तो गिनती बढ़ने पर जैसे मैंने पहले रखे हुए थे अब उनको चेंज करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वे वैसे के वैसे बने हुए हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यह देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मैंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है, उसका सिद्धांत अंडरलाइन कर ले इस लाइन को, तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। यानी एक टाइम के बाद वापस रिपीट हो रहे हैं तत्वों के जो गुण धर्म है परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। तो मैंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को ग्रुप कहा गया और 37 पंक्तियों को आवर्त यानी के पीरियड कहा गया। तो देखो ये जो इस प्रकार के स्तंभ हैं, ऊर्ध्व स्तंभों को और 37 स्तंभों को आवर्त, तो इनको तो ग्रुप बोला गया, ये ऊपर से नीचे है, इनको बोला गया ग्रुप यानी समूह। और जो इस तरीके की लाइनें बन रही हैं यूं, इनको बोला गया आवर्त। ठीक है, तो ये उसने अपनी सारणी में नाम दिया। मैंडलीफ की आवर्त सारणी 18 या पेज नंबर 92 पर देख सकते हो, मैंडलीफ की आवर्त सारणी बनी हुई है।
अब मैंडलीफ की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर आर समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है। यानी ध्यान से देखो आप, यहाँ पर सारणी में सबसे ऊपर वाली लाइन में ऑक्साइड और हाइड्राइड लिखा हुआ है, R2O, RO, R2O3, RO। ये R का मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन तो फिक्स रखना है यहीं पर, ठीक है, और दूसरा कोई भी तत्व उठा करके यहाँ रखना है। जो इस सारणी में, जो इसी लाइन में, पहली लाइन में जो भी तत्व है वे रख दें उस R की जगह पर कोई भी एक तत्व। दूसरी लाइन में जो तत्व है वे रख सकते हो, तीसरी लाइन में जो तत्व है वे रख सकते हो, चौथी लाइन के ऊपर वाले R में, यानी जो पहली लाइन में R लिखा हुआ है वो तत्व पहली लाइन वाले ही उस R को की जगह ले सकते हैं। दूसरी लाइन में जो R लिखा हुआ है दूसरी लाइन में लिखे गए तत्व ही उस R की जगह ले सकते हैं। इसी तरीके से तीसरी लाइन में जो R लिखा हुआ है वो तीसरी लाइन के नीचे जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वे ही उसकी R की जगह ले सकते हैं। तो इसी तरीके से नीचे हाइड्राइड के दे रखा RH, RH2, RH3, RH4। तो इसमें R की जगह कौन सा लेंगे भाई? पहली लाइन वाले के R की जगह पहली लाइन वाले एलिमेंट ही आ सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले R की जगह दूसरी लाइन के एलिमेंट ही आ सकते हैं। तो आगे कहता है सूत्र को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। तो उदाहरण के लिए कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 तथा उसके ऑक्साइड को CO2 को RO2 लिखा गया है। तो अब आगे कहता है मैंडलीफ की आवर्त सारणियाँ की क्या उपलब्धियाँ रही। तो इसको देखें। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मैंडलीफ को सारणी में अधिक द्रव्यमान तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। एक आध जगह इस प्रकार से आया कि गुण तो जैसे यहाँ पर है भाई, गुण तो इस वाले से मैच कर रहे हैं, मान लो गुण तो इस वाले लाइन में गुण मैच कर रहे हैं इसके, लेकिन इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका मान लिया 35 और इसका मान लिया, तो कई बार उसको ऐसे भी रखना पड़ा भाई, ज़्यादा द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया, कम द्रव्यमान वाले को बाद में रखना पड़ा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो इसके गुणों को मैच कर रहा था। ठीक है, तो जिससे इसके जैसे मिलते हुए गुण इसके नीचे लिखेगा, तो इसलिए उसने गुणों को मैच किया, द्रव्यमानों को उसने मैच नहीं किया। यानी कि कई बार ऐसा हुआ कि द्रव्यमान आगे पीछे करने पड़े उसने। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी कमी साबित हुई इसकी, आगे बताएगा। रखना पड़ा, क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट सारणी में कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान है 58.9 और सारणी में जो निकल परमाणु निकल है, निकल का परमाणु द्रव्यमान है 58.7। तो कोबाल्ट को पहले रखा गया, 58.9 को पहले रख दिया, 58.7 को बाद में रखा गया। क्यों? क्योंकि उसके गुण मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए आगे पीछे करने पड़े, वो उसी लाइन में रखने पड़े जिस लाइन में गुण मैच कर रहे थे। तो इसके अतिरिक्त मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को खाली छोड़ दिया, यानी कुछ जगह उसने खाली छोड़ दी थी मैंडलीफ ने। वो खाली छोड़ने का क्या मकसद था? इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मैंडलीफ ने कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा, ये उसने ये नहीं कहा कि ये मेरी सारणी की कमियां हैं, उसने बल्कि कॉन्फिडेंस से ये कहा कि ये जो जगह खाली छोड़ी है मैंने, आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में शायद और तत्व और मिल जाए और इन स्थानों पर आकर के फिक्स हो जाएंगे, वो इन स्थानों की जगह पर रखे जा सकते हैं जो स्थान मैं खाली छोड़ रहा हूं। उनका उसने कहा इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने की बजाय मैंडलीफ ने दृढ़ता पूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। उनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में सबसे पहले आने वाले तत्वों के नाम में ए का उपसर्ग लगाकर किया। ए का मतलब संस्कृत का शब्द है ए का। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुण धर्म क्रमशः ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन के समान थे। स्कैंडियम के जो गुण धर्म थे वो तो थे बोरोन के समान, तो इसलिए बोरोन का उसका क्या नाम दिया गया स्टार्टिंग में? स्कैंडियम का ए का बोरोन। ऐसे ही जो गैलियम था उसका स्थान दिया गया ए का एल्यूमिनियम, उसका नाम दिया गया। जर्मेनियम का ए का सिलिकॉन, क्योंकि इनके गुण धर्म मैच हो रहे थे।
अब आगे कहता है, यहाँ सारणी में देख सकते हो, एक एल्यूमिनियम तथा गैलियम के गुण धर्म बताए गए हैं। इससे मैनलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के लिए के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मैनलीफ के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना। यानी कि भविष्य में जब उसने सारणी बता दी थी तो उसके बाद और भी तत्व मिले और जो उसने खाली जगह छोड़ दी थी उन जगहों पर और तत्व आकर के यूं के यूं फिट किए जा सकते थे। उनको इस सिद्धांत का सृजक भी माना। उत्कृष्ट गैसों को, क्योंकि उस जमाने तक उत्कृष्ट गैसें कम मिली थी, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें ज़्यादातर रिएक्शन नहीं करती, जैसे हीलियम, नियोन एवं आर्गन का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय है तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मैनलीफ की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि इन गैसों का पता चला तब जब इन गैसों का पता चला तो उसने जो सारणी बनाई थी उसको उसके साथ छेड़छाड़ ना करके यूं की यूं एक लाइन और जोड़ दी गई उस सारणी के अंदर। वो एक लाइन जुड़ने से वो पहले वाली व्यवस्था यूं की यूं बनी रही और वो सारणी यूं की यूं चलती रही। तो इस बात को लेकर के वैज्ञानिकों ने काफी उत्साहित हुए और इसको इस बात का सर्जक माना गया कि मैनलीफ की आवर्त सारणी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब आगे मैनलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं। अब मैनलीफ ने जो सारणी बनाई थी उसमें कुछ कमियां भी थी। वो कमियां क्या थी अब वो हम पढ़ लेते हैं। तथा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सार धातुओं से मिलता है। सार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता। हाइड्रोजन वैसे यौगिक बनाता जैसे सार धातुएं बनाती हैं। उदाहरण के लिए देखो आप, हाइड्रोजन का यौगिक है HCl, ऐसे ही सोडियम क्लोराइड का है, सोडियम का है सोडियम क्लोराइड यौगिक। H2O ऐसे ही N2O, H2S ऐसे ही N2S, Na2S, ठीक है। तो दूसरी ओर हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है और धातु एवं अधातुओं के साथ सह संयोजक यौगिक बनाती है। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मैनलीफ की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए, यानी हाइड्रोजन के बारे में सही स्थान नहीं बता पाए कि किस तरफ हाइड्रोजन को रखे किस तरफ ना रखे। तो मैनलीफ के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। अब जब मैनलीफ ने आवर्त सारणी तैयार कर दी थी उसके बाद समस्थानिकों का भी पता चला। समस्थानिक क्या होते हैं? हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुणधर्म तो समान थे लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग थे। अब दो चीजों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो जाए तो वो उनको आगे पीछे करके लिखेगा, लेकिन उनके जो रासायनिक गुण थे वो सेम थे, ठीक है। तो उसने कहा पहले ही बढ़ते क्रम में लिखूं, तो वो बढ़ते क्रम में लिख नहीं पाया फिर इनको, तो समस्थानिकों का पता चला। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मैनलीफ के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या यह भी थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। यानी उसकी सारणी में क्या हो रहा था अब बाद में कि उसके परमाणु द्रव्यमान बढ़ना चाहिए था लेकिन वो परमाणु द्रव्यमान सब में बराबर रूप से नहीं बढ़ रहा। कहीं पर वो बढ़ रहा है तो कहीं पर उसको आगे पीछे करके लिखना पड़ रहा है परमाणु द्रव्यमानों को। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच में और कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। तो विशेषकर जब हम बाह्य तत्वों के बारे में विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। तो मैनलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो हल्के तत्वों तक तो ठीक लागू थी, लेकिन जैसे ही भारी तत्वों के बारे में विचार कर रहे थे वैज्ञानिक तो उसमें उनको दिक्कतें आ रही थी भारी तत्वों के बारे में विचार करने पर कि भारी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ठीक है। कभी तो बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं हम सारणी में, उनको कभी घटते क्रम में लिख रहे हैं। तो इस बात के बारे में विचार करना बड़ा मुश्किल हो गया कि कितने तत्व और ढूंढे जा सकते हैं इनके बारे में। तो कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने मैनलीफ की आवर्त सारणी को की बजाय एक नई सारणी बनाने की पेशकश करी और वो सारणी आगे पेज नंबर 96 पर है, तो इसके बारे में हम कल पढ़ते हैं।
नहीं दी।